हे गाइस, दिस इज अंकित और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित में। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंस्पिरेशन यानी प्रेरणादायक पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। दोस्तों, यह पोएम W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है और इस पोएम को हम लोग बिल्कुल लाइन बाय लाइन बिल्कुल अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए पोएम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पोएम को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ राइटर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि राइटर के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इस राइटर के बारे में से भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो नाउ द लीव्स ऑफ फॉलिंग फास्ट के राइटर हैं W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन का पूरा नाम था, W से हो गया वेस्टर्न, S हो गया हग और ऑर्डन, जिनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1973 यानी 1973 ईस्वी में। दोस्तों, ये जो पोएट जो थे वो पुलित्जर प्राइज जीते थे। दोस्तों, पुलित्जर प्राइज एक बहुत ही सम्मानजनक प्राइज है जो कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है और यह प्राइज उनको 1948 में मिला था। और किस चीज़ के लिए मिला था? तो उनका एक पोएम का कलेक्शन था, पोएम का, जिसका नाम था द एज ऑफ एंग्जाइटी। दोस्तों, इतना से ही आपको ढेर सारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जैसे कि W.H. ऑर्डन का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी, मृत्यु कब हुआ था, 1973 ईस्वी। अब आ सकता है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में, कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इन चारों में से कौन से राइटर जो थे वो पुलित्जर प्राइज जीते थे। तो आपको W.H. ऑर्डन का नाम देना है। और ये भी आ सकता है कि एज ऑफ एंग्जाइटी के राइटर कौन है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है दोस्तों कि एज ऑफ एंग्जाइटी के लेखक कौन है। तो एज ऑफ एंग्जाइटी के लेखक हैं W.H. ऑर्डन। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। वाज ए वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअल विगोरस पोएट। देखिए, वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुत ही प्रतिभाशाली कवि थे, और इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट मतलब कि दिमागी रूप से बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल मतलब हो गया बौद्धिक या दिमागी रूप से बहुत ही प्रबल, विगोरस मतलब प्रबल पोएट थे। ठीक है। वर्स मतलब होता है छंद, कविता जिसको हम लोग बोलते हैं, पद, ड्रामाटिस्ट, वो ड्रामा भी लिखते थे। देखिए, पोएट भी थे, पद कविता भी लिखते थे, छंद भी लिखते थे। ड्रामाटिस्ट यानी कि वो ड्रामा भी लिखते थे। ड्रामा आप जानते हैं ना, जिसको स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। क्रिटिक यानी वो एक आलोचक भी थे। ट्रांसलेटर एक ट्रांसलेटर भी थे। ट्रांसलेटर क्या होता है? जो वो व्यक्ति जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लिया जाए कि जैसे आप इतना सोचिए कि हमारे पास रामायण है, तो रामायण ओरिजिनल संस्कृत में लिखा हुआ है, अब उसको हिंदी में लिखा जाए या फिर उसको इंग्लिश में लिखा जाए तो वो ट्रांसलेट किया जाता है, यानी अनुवादक जिसको कह सकते हैं कि वो एक अनुवादक थे और एक वो एडिटर भी थे। ठीक है। आगे कहता है कि पोएट्री टू हिम, उनके लिए जो पोएट्री होता था वह सीरियस गेम। पोएट्री उनके लिए एक सीरियस चीज़ होता था। कुछ पोएट ऐसे हैं जो पोएम को सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखते हैं, लेकिन नहीं, W.H. ऑर्डन सीरियसली रूप से लिखते थे, सीरियस मैटर पे ही पोएम को लिखते थे। विच शुड डिपेंड पीपुल्स सेल्फ अवेयरनेस, जिसे लोगों पे डिपेंड यानी गहरा प्रभाव डालता था। सेल्फ अवेयरनेस उनको गहरी तरह से जागरूकता फैलाता था। बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस, लेकिन किसी भी हालत में, इन नो केस, किसी भी हालत में डायरेक्टली यानी कि डायरेक्ट रूप से मेन को पॉलिटिकल यानी कि राजनीति और अथवा रिलीजियस चॉइस यानी कि धार्मिक चॉइस पे ले आना चाहिए। हिज अर्ली पोएम्स, उनका जो शुरुआती जो पोएम था, जो शुरुआत में पोएम जो लिखते थे, एक्सिबिट हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स, वो
पॉलिटिकल अफेयर्स पे लिखते थे, यानी कि राजनीतिक चीज़ों पे वो शुरुआत में वो एग्जिबिट करते थे, यानी कि प्रदर्शन करते थे। एंड आइडियाज, और पॉलिटिकल अफेयर और पॉलिटिकल आइडिया पे अफेयर करते थे। बट लेकिन हिज लेटर पोएम, पहले का जो उनका पोएम था वो पॉलिटिकल चीज़ों पे लिखते थे, लेकिन जो बाद में वो पोएम लिखने लगे हैं ओवरटली क्रिश्चियंस एंड मोर पर्सनल इन टोन, वो खास करके वो क्रिश्चियनिटी पे लिखने लगे हैं। क्रिश्चियन होते ना, धर्म होते हैं, उन पे लिखने लगे, और फिर पर्सनल रूप से भी वो बाद का पोएम लिखने लगे। एज ए टेक्नीशियन, एक टेक्नीशियन के रूप में। अब टेक्नीशियन कहने का मतलब ये जो तार बॉल वाला टेक्नीशियन की बात नहीं किया जा रहा है, ये पोएम के मामले में टेक्नीशियन थे। ऑर्डन एक्सप्लोर्ड ए वैरायटी ऑफ स्टैंजा फॉर्म एंड मीटर, यानी पोएम में, कविताओं में अनेक प्रकार के वो स्टैंजा को एक्सप्लोर किए, यानी खोज किए, अनेक प्रकार के अच्छे प्रकार के स्टैंजा, अनेक प्रकार के मीटर का वो अपने पोएम में प्रयोग किए। इस तरह से वो पोएम का टेक्नीशियन कहलाए। आगे है, ही हैड ए पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग एंड यूजिंग आर्काइक वर्ड्स। अब देखिए, उनको एक पैशन था, यानी कि उनको एक शौक था। क्या शौक था? वर्ड क्वाइनिंग। वर्ड क्वाइनिंग कहने का मतलब है कि उनको शौक था एक वर्ड क्वाइनिंग, यानी कि अनेक प्रकार के शब्दों का, इंग्लिश के वर्ड का यूज करना। और आर्काइक वर्ड्स कहने का मतलब पुराने वर्ड का, ओल्ड जो वर्ड पुराने हो गए, जैसे ओल्ड इंग्लिश का हो गया, मिडिल इंग्लिश का वर्ड हो गया, वो सब वर्ड वो प्रयोग करने का उनको शौक था। विच मेक्स हिम एट टाइम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिससे क्या होता था कि उनका पोएम समझने में बहुत ही कठिनाई होती थी। इतना तक आपको क्लियर है? आगे कहते हैं कि ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1938 टू सेटल परमानेंटली इन द यूएस। वो 1939 में, यानी 1939 ईस्वी में इंग्लैंड को छोड़ करके परमानेंटली, यानी हमेशा के लिए अमेरिका में बस गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को बोलते हैं, आपको पता होगा। अब हाँ, इसमें एक और ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर सेटल परमानेंटली इन द यूएसए, यानी इनमें से कौन से राइटर परमानेंटली रूप से अमेरिका में बस गए। तो वो उसके लिए आपको आंसर मारना होगा W.H. ऑर्डन को। इस तरह से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, याद करना है। आप लोग ऑब्जेक्टिव मत रटिए, पूरा टेक्स्ट बुक को पढ़ करके खुद से ऑब्जेक्टिव बनाइए, वहाँ से आपको दिमाग में घुसेगा। ठीक है? ऑब्जेक्टिव कितना रटिएगा, वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑर्डन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज। अब चूँकि देखिए, पहले वो शुरुआत में इंग्लैंड में रहे, तो उनका जो वर्क जो था, जो भी वो लिखे, वो दो भाग में बट गया था। एक जब इंग्लैंड में थे तो ब्रिटिश फेज में, और उसके बाद जब यूएस में चले गए तो अमेरिकन फेज में बट गया। अब कुछ याद करना है कि उनका नोटेबल वर्क कौन था। तो नोटेबल वर्क ऑफ द इंग्लिश फेजेज, जब वो इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड के लिए लिखते थे, इंग्लैंड में रह करके, तो उनके लिए उस समय का उनका इम्पोर्टेंट वर्क था द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। अब जब वो अमेरिका में सेटल हो गए हैं, तो अमेरिका में जो उनका नोटेबल मतलब प्रसिद्ध वर्क कौन कौन था, तो वो था न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बिंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी। अब याद रखिए, द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए ही उनको पुलित्जर प्राइज मिला था, याद है ना? तो ऐसे याद रखिएगा। एंड द शील्ड ऑफ द एक्लिज, ये उनका इम्पोर्टेंट वर्क है जो वो अमेरिकन फेज में लिखे थे। अब जो हमारे पास प्रेजेंटली लिखा है, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पोएम, नाउ द लीव्स ऑफ फॉलिंग फास्ट इनएक्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ है। किस चीज़ के बारे में बात करता है, इनेक्ट करता है, अभिनय करता है? तो फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा, जो ह्यूमन लाइफ में, मनुष्य के जीवन में जो निराशा शामिल है, वो जन्मजात होता है, उस चीज़ के बारे में बात करता है। और द इंस्पिरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, और वो एस्पिरेशन, वो महत्वाकांक्षा, एस्पिरेशन मतलब होता है महत्वाकांक्षा, तो वो महत्वाकांक्षा जो कि
फुलफिल नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और अकेलापन का जो सेंस है मनुष्य जो अपने आप को अकेलापन महसूस करता है, विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइस, और उस अकेलेपन में ही मनुष्य जीता है और मर जाता है, उसी के बारे में इस पोएम में बात किया गया है। तो दोस्तों ये था हम लोग पहले पोएट के बारे में जानिए। चलिए अब हम लोग कविता पे आते हैं, पोएम पे आते हैं। दोस्तों यह पोएम कुल मिला करके 5 स्टैंजा का है, यानी 5 पद का है, और हर स्टैंजा में 4-4 लाइन है, यानी कुल मिला करके 5 गुना 4 बराबर 20 लाइन, 25 कितना हो गया 20, हाँ तो 20 यानी 20 लाइन का ये हमारा कविता है। तो देखिए इस कविता को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, स्टैंजा बाय स्टैंजा पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पहले इस लाइन को समझिए, इसका मतलब क्या है। तो इसमें मनुष्य का फ्रस्ट्रेशन, निराशा के बारे में बात किया गया है इस पोएम में, और इस लाइन से ही पता चल रहा है इसमें बहुत ही गहरा मीनिंग है। अगर हम लोग डायरेक्ट हिंदी कर देंगे तो उससे पोएम में कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि मनुष्य का तो यहाँ कहीं बात ही नहीं हो रहा है। तो देखिए कैसे है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ अब जो लिव्स हैं यानी पत्तियाँ, यानी जो पेड़ के जो पत्तियाँ हैं वो फॉलिंग फास्ट, बहुत ही तेज़ी से गिर रहे हैं। अब बहुत ही तेज़ी से गिर रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। मनुष्य बहुत ही तेज़ी से अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। कुल मिला के इस लाइन का ये मतलब है। नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्सेज फ्लावर, अब देखिए नर्सेज का फ्लावर क्या होता है, नर्सेज का फ्लावर क्या होता है, तो वो फ्लावर जो किसी पेड़ के नीचे या फिर किसी पेड़ का सपोर्ट ले करके वो फूल जो उगता है, उसी फूल को हम लोग नर्सेज फ्लावर कहते हैं। यानी वो नर्सेज फ्लावर है वो विल नॉट लास्ट, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, ज़्यादा दिन तक स्थिर नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि वह मनुष्य जो किसी और के सहारे रहता है, जो किसी और के सहारे जीता है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकता है। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को ज़्यादा दिन तक सहारा नहीं दे सकता है, और मनुष्य जो है वो अपने मृत्यु की तरफ बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही अग्रसर मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह से हमें खुद पे डिपेंड होना चाहिए, अपने आप पे डिपेंड होना चाहिए। नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गोन। अब देखिए नर्सेज टू द ग्रेव्स, अब ग्रेव क्या होता है, तो ग्रेव समझिए कब्र जो होता है। देखिए मुसलमान में और क्रिश्चियनिटी में यानी ईसाई लोग, ये लोग जो होते हैं वो अपने डेड बॉडी को, डेड बॉडी यानी कि अपना जो उनका जो मृत शरीर होता है उसको वो ग्रेव यानी कि कब्र में दफन करते हैं, जबकि जो हिंदू लोग होते हैं वो उन्हें जला देते हैं। ये सब अलग अलग अपना अपना धर्म का आस्था है, तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं। यानी कि सबका अपना अपना आस्था है। लेकिन जो नर्सेज यहाँ पे मनुष्य को कहा गया है कि जो मनुष्य जो है नर्सेज जो है टू द ग्रेव्स, जो ग्रेव में चले गए हैं यानी जो कब्र में चले गए हैं, और गोन वो ख़त्म हो गए, वो ख़त्म हो गए। एंड द परम्स गो रोलिंग ऑन। अब देखिए परम्स क्या होता है। अब देखिए जब कोई परम्स का मतलब सीधा कहिए तो बच्चों का लकड़ी का गाड़ी होता है, 3 पहिए 4 पहिए का। अब जैसे मैं बतलाता हूँ, अब कोई छोटा बच्चा होता है जब वो चलना सीखता है तो उसे खास करके 3 पहिए का या 4 पहिए का एक लकड़ी का गाड़ी बना करके दिया जाता है, जिसको पकड़ के वो चलता है। उसी को हम लोग परम्स बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्ट हमको उसका हिंदी नहीं पता है, लेकिन हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने बतलाया। तो एंड द परम्स, जो परम्स होता है गो रोलिंग ऑन, वो हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। यानी कि कहने का मतलब कि जो मनुष्य का जो जीवन है वो हमेशा आगे की ओर जाता है, पीछे की ओर लौट करके कभी नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टैंजा था 4 लाइन।
चलिए देखिए दूसरा स्टेंजा में क्या कहा जाता है। विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स कहने का मतलब है मौत का सौदागर। और मौत का सौदागर कौन है दोस्तों? मौत का सौदागर हम लोग यमराज को कहते हैं, जानते हैं ना, यानी यमराज जो हमारे हैं, यानी मौत लेफ्ट एंड राइट हमेशा हम लोगों के दाएं बाएं है, यानी मौत हमेशा हम लोगों के दाएं बाएं घूम रहा है। जहाँ भी हम लोग थोड़ा सा गलती करेंगे मौत के मुंह में चले जाएंगे। और प्लक्स अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और प्लक मतलब होता है दोस्तों तोड़ना, छीन लेना, ले लेना, अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। और यही जो मौत का सौदागर है जो हमारे दाएं बाएं हैं, ये हम लोगों से वास्तविक खुशियाँ, रियल डिलाइट यानी कि वास्तविक खुशियाँ हम लोगों से छीन लेता है। और इस तरह से एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और जो हमारा एक्टिव हैंड है, जो हमारा चलता फिरता हैंड है, जो हमारा हाथ जिससे हम अपना काम कर रहे हैं, वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, लोनली ऑन द सेपरेट नीज, अलग अलग होकर के घुटनों पे। अब इसका कहने का मतलब क्या है? जब मनुष्य मर जाता है, जब हम मनुष्य मर जाता है, जब मौत के मुंह में चल जाता है, तो सिर्फ उसका शरीर यहाँ पे रह जाता है, यानी आत्मा निकल जाती है। और बिना आत्मा का शरीर कोई काम का नहीं होता है। और ये जो हमारा शरीर है, ये हमारा हाथ है, वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। और जम जाता है इस तरह से कि वो दायां हाथ दाएं पैर पे और बायां हाथ बाएं पैर पे सेपरेट यानी अलग अलग घुटनों पे जम जाता है मरने के बाद। ये कहने का मतलब है, यानी कि हम लोग चाह करके भी मरने के बाद आदमी कुछ नहीं कर सकता है। मरने के बाद मनुष्य का जो शरीर है वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। बहुत ही अच्छा लाइन है दोस्तों। जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है, मर जाता है, तो डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, तो उस मरने वाले मनुष्य के पीछे पीछे 100 लोग होते हैं, हंड्रेड्स लोग होते हैं, बहुत सैकड़ों लोग होते हैं, जो कि हमारे ही ट्रैक पे फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, हमारे ही लकड़ी के ट्रैक पे पीछा करते हुए आते हैं, पीछे पीछे आते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति, मान लिया कि मैं ही, जब मैं मर जाता हूँ तो हमें दफन करने के लिए हमारे हम जिस लकड़ी के काठ के बक्से में, या जिस तरह से भी हम जब ग्रेव में जाते हैं या शमशान घाट पे जाते हैं, तो हमारे पीछे पीछे सैकड़ों लोग आते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जहाँ ये व्यक्ति जा रहा है वहाँ हमें भी एक दिन जाना है, मुझे भी एक न एक दिन वहीं जाना है। यानी कि वो जो हमको पीछा कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो भी वहीं जाएंगे। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। और इसमें क्या कहता है कि वो हाथ, वो आर्म्स, वो बाह जो हमारे लिए कठिन तरीके से हमारे लिए जो उठता है किसी भी तरीके से, वो जो लोग हमसे प्यार करने का जो एटीट्यूड दिखाते हैं, रवैया दिखाते हैं, वो फॉल्स एटीट्यूड होता है, वो झूठा रवैया, वो प्यार झूठा प्यार होता है, वो सच्चा प्यार नहीं होता है। बस लोग खुश करने के लिए एक दूसरे के प्रति प्यार दर्शाते हैं। हालांकि वास्तविकता तो यही है कि एक न एक दिन तो छोड़ करके जाना ही है, एक न दिन छोड़ करके जाना ही है। कहाँ जाना है? तो सभी को एक दिन वहीं पे जाना है, उसी ग्रेव में जाना है जो हम लोगों को जिसे जब मैं आज जा रहा हूँ और हमारे पीछे सैकड़ों लोग हैं, उन्हें भी एक न एक दिन वहीं जाना है। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। अब देखिए क्या है, स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे मरना,
भूखमरी, भूखमरी तो जानते होंगे दोस्तों, जब आदमी भूख से मर जाता है। थ्रू द लीफलेस वुड। अब देखिए लीफलेस वुड क्या होता है, एक हमारा 12 महीने का, जब एक साल में 12 महीने में एक समय ऐसा आता है जिसे हम लोग पतझड़ के नाम से जानते हैं। उस समय पेड़ के सारे पत्तियां झड़ जाती है। उस समय वो पेड़ों के लिए स्टार्विंग का मौसम होता है, भूखमरी का मौसम होता है। उसी तरह से ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। हमारे जो आसपास, ट्रॉल्स का मतलब होता है दुष्ट आत्मा, तो हमारे आसपास जो दुष्ट आत्मा होते हैं वो अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए हमें डांटते फटकारते रहते हैं, यानी हमारे आसपास भटकते रहते हैं कि कब ये व्यक्ति थोड़ा सा गलती करे कि हम उसे अपना आहार बना लें। और ठीक उसी तरह जब पेड़ में पत्तियां, पेड़ लिफलेस हो जाते हैं, बिना पत्तों के हो जाते हैं, तब नाइटिंगल इज डम, यानी नाइटिंगल जो होती है, नाइटिंगल क्या होता है, बुलबुल, एक प्रकार का पक्षी होता है। तो ये नाइटिंगल जो होता है, बुलबुल, वो बिल्कुल गूंग हो जाती है। यानी कि जब पेड़ में पत्तियां नहीं रहते हैं तो जो बुलबुल है वो बिल्कुल नहीं गाती है, गाना भूल जाती है। और उसी तरह से जब हमारे आसपास जब दुष्ट आत्मा भटकते रहते हैं तो कोई भी एंजल, एंजल मतलब देवदूत, यानी कोई भी परी या देवदूत हमें बचाने के लिए हमारे पास नहीं आएंगे, नहीं आते हैं। हकीकत तो यही है कि जब हमारे पास बुरा स्थिति आता है, हमारे आसपास दुष्ट आत्मा रहते हैं, तो हमें बचाने के लिए हमारे पास कोई नहीं आएगा। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमें अच्छा, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर्म करनी चाहिए। चलिए लास्ट स्टेंजा देखते हैं। अब क्या है कि कोल्ड यानी ठंड, इम्पॉसिबल यानी असंभव, असंभव चीज़ जो होते हैं, अहेड हम लोगों के आगे आगे चलते हैं। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड होज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस। दोस्तों कवि ये कहते हैं, क्या कहते हैं लास्ट स्टेंजा में, कोल्ड यानी ठंड, इम्पॉसिबल असंभव, कहने का मतलब है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाने के मतलब कि जब हम लोग को, अच्छा क्या है कोल्ड यानी ठंड है, अब हम कैसे बोल दिए कि खत्म हो जाता है, जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसे, अब देखिए मान लिया जाए कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे कुछ दिन के लिए अगर उसके डेड बॉडी को जिंदा तो नहीं रह सकता है, जब सुरक्षित रखना है तो उसे बर्फ में यानी ठंड में रखा जाता है, जो कि एक उसको जिंदा रखना इम्पॉसिबल है। यानी जब मनुष्य को मर जाता है तो उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। और क्या होता है, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, अब उसका लिस्ट कहाँ बन जाता है, वो कहाँ चला जाता है, वो माउंटेन्स का लवली हेड के जैसा बन जाता है। वो वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, अंत में क्या होता है कि जो ट्रेवलर्स होते हैं, ट्रेवलर्स जो यात्री, यात्री किसको बोला गया है, हर मनुष्य एक यात्री है जो अपना जीवन का यात्रा पूरा कर रहा है, हर मनुष्य एक यात्री है। और जब वो अपने लास्ट डिस्टेंस यानी डेथ, मृत्यु को प्रदान करता है तो उसको सिर्फ कौन ब्लेस कर सकता था, उसको कौन आशीर्वाद कर सकता था, तो माउंटेन का जो पहाड़ से गिरता हुआ वाइट वाटरफॉल है, गिरता हुआ झरना है, सिर्फ वही उसको जाना है, वही जाना है। कहने का मतलब क्या है कि जब मनुष्य को मरने के बाद जो उसका अस्थियां रहता है तो उसे कहाँ बहाया जाता है, तो नदियों में, माउंटेन्स, और नदियाँ कहाँ से निकलती है, तो माउंटेन्स से, पहाड़ से निकलती है। यानी कुल मिलाकर के अंतिम को, मनुष्य को अंतिम में वहीं चले जाना है। तो दोस्तों कुल मिला के ही कहने का मतलब है कि मनुष्य को अपने जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए, मरना तो सबको है, ये एक जिंदगी का सच है, सच्चाई है कि मरना सबको है और जिंदा है, मनुष्य में जीवन है, एक झूठ है, समझें। तो मरने से क्या घबराना, यानी जीवन में आपको अच्छा कर्म कीजिएगा, नहीं तो आपके आसपास बुरे आत्मा, दुष्ट आत्मा, यदि आप गलत कीजिएगा, कहने का मतलब ये है यदि आप गलत कीजिएगा तभी आप लोगों के आसपास दुष्ट आत्मा भटकते रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा था पोएम का पूरा एनालिसिस।
अब देखिए इस पोएम का आप एक एक लाइन, हर लाइन आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है, ये लाइन पूछा गया है, द स्प्रिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट प्लग्स अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। ये एक लाइन दे देगा और बोलेगा कि यह लाइन कौन से कविता से लिया गया है। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है और 4 ऑप्शन दे देगा, तो ये आप लोगों को माइंड में याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।